बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच विजय घर पर खाट पर बैठा अपनी फटी हुई कमीज को देख रहा था। पायल चूल्हे में फूंक मार रही थी, लेकिन लकड़ियां गीली होने के कारण सिर्फ धुआं निकल रहा था। पायल, रहने दो, इन गीली लकड़ियों से आग नहीं जलेगी। वैसे भी पतीले में डालने के लिए दाना तक नहीं है, तो आग जलाकर क्या करोगी? आज नहीं तो कल तो जलेगी ही ना। और आप ऐसे हार मान कर क्यों बैठे हैं? बच्चों को सुला दिया है, पर कल सुबह जब वे उठेंगे और माँ भूख लगी है कहेंगे, तो मैं उन्हें अपनी ममता खिलाकर चुप नहीं करा पाऊंगी। आज मंडी गया था। आरती से कहा कि मुझे कोई भी काम दे दो, बोरी ढोने का या सफाई का, पर उसने धक्का देकर निकाल दिया। बोला कि विजय, तेरे जैसे 100 भिखारी रोज आते हैं। पायल, मेरी ईमानदारी मुझे रोटी नहीं खिला पा रही। ईमानदारी रोटी नहीं देती, पर चैन की नींद जरूर देती है। आप घबराइए मत। सुना है गांव के उस पार जो नया रास्ता बना है, वहां पत्थर तोड़ने वालों की जरूरत है। कल हम दोनों वहां चलेंगे। नहीं, तुम पत्थर नहीं तोड़ोगी। तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। और वो धनराज सेठ आज रास्ते में मिला था। अपनी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए बोला, विजय, अगर इस महीने के अंत तक ब्याज नहीं चुकाया तो तेरा वो 2 बीघा खेत मेरा हो जाएगा। पायल, वो खेत मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। भगवान सब देख रहा है जी, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की पहली किरण कीचड़ भरे रास्तों पर पड़ रही है। विजय काम की तलाश में गांव से दूर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर निढाल पड़ा था। बाबा, अरे बाबा, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? फकीर कुछ नहीं बोलता, बस अपने सूखे होठों की ओर इशारा करता है। विजय के पास अपनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा पानी था, जो वह खुद के लिए लाया था। वह बिना सोचे पूरा पानी फकीर के मुंह में डाल देता है। जीता रह बेटा, तूने एक मरते हुए इंसान को जीवन दान दिया है। इस कलयुग में जहां लोग अपनों को नहीं पूछते, तूने एक अजनबी की प्यास बुझाई। बता, तेरी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों है? बाबा, किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। घर में दाना नहीं, सिर पर कर्ज का पहाड़ है। बस जी रहा हूं, क्योंकि मरना कायरता है। किस्मत मुंह नहीं मोड़ती, बस सो जाती है। जा, उस झाड़ी के पीछे देख, वहां एक गधा बंधा है। उसका मालिक उसे वहीं छोड़ गया, क्योंकि वो बूढ़ा लग रहा था। पर वो बूढ़ा नहीं, जादुई मेहनत का प्रतीक है। उसे ले जा, वो तेरी दरिद्रता को ढोकर बाहर ले जाएगा। गधा? बाबा, मैं उसे क्या खिलाऊंगा? तू उसे प्यार और मेहनत की घास खिलाना, वो तुझे सोने के दिन दिखाएगा। जा, देर मत कर। विजय झाड़ी के पीछे जाता है। वहां एक मजबूत गधा खड़ा था। उसकी आंखें बहुत शांत और समझदार लग रही थीं। विजय जैसे ही उसके पास जाता है, गधा अपना सिर विजय के कंधे पर रख देता है। विजय गधे को लेकर घर आता है। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे ओ विजय, काम नहीं मिला तो क्या गधे चराएगा? विजय कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने घर चला आता है। पायल, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। ये क्या है विजय? क्या किसी ने आपको मजदूरी में ये जानवर थमा दिया? नहीं पायल, ये हमारा नया साथी है। फकीर बाबा ने दिया है। इसका नाम गट्टू है। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार? कैसा व्यापार? देखो, पास के शहर में निर्माण कार्य चल रहा है। वहां ईंटें और रेत ढोने के लिए मजदूरों की कमी है। मैं गट्टू पर ईंटें लाद कर पहुंचाऊंगा। जितना काम 10 आदमी नहीं कर सकते, उतना मेरा गट्टू अकेला करेगा। बस तुम आज रात इसके लिए थोड़ी सूखी घास का इंतजाम कर दो। अगर आपको भरोसा है तो मुझे भी है। चलिए, आज पहली बार लग रहा है कि घर में कोई नया सदस्य आया है। उस रात विजय और पायल भूखे सोए, लेकिन गट्टू को उन्होंने भरपेट चारा खिलाया। गट्टू भी रात भर उनकी झोपड़ी के बाहर पहरा देता रहा। धनराज सेठ की हवेली पर
वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे विजय के बारे में सोच रहा था। तभी उसका वफादार नौकर कालिया उसके पास आता है। क्यों बे कालिया, सुना है वो विजय आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। कोई जानवर पाल लिया है उसने? हाँ मालिक, एक गधा लाया है। बड़ा ही अजीब जानवर है, जरा भी थकता नहीं। विजय दिन भर ईंटें ढोता है और शाम को शहर से अच्छी कमाई करके लौटता है। आज तो उसने बनिए का पुराना उधार भी चुका दिया। क्या उधार चुका दिया? अगर उसने ऐसे ही पैसे कमाए तो फिर मेरा ब्याज कौन देगा? और वो 2 बीघा खेत, वो तो मेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैंने सोचा था कि भूख से तड़प कर वो खेत मुझे कौड़ियों के दाम बेच देगा। मालिक, अगर गधा ही नहीं रहेगा तो विजय फिर से सड़क पर आ जाएगा। सही कहा। आज रात जब पूरा गांव सो रहा होगा, तू और छोटू जाकर उस गधे को गायब कर देना। उसे ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देना या कसाई को बेच देना। रात के 2 बजे बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। कालिया और छोटू धीरे धीरे विजय की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। कट्टू बाहर एक खूंटे से बंधा हुआ सो रहा था। देख कालिया, शोर मत करना, वो विजय बहुत जल्दी जाग जाता है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास ये नशीली रोटी है। इसे खाते ही ये गधा बेहोश हो जाएगा। फिर हम इसे आराम से खींच कर ले जाएंगे। जैसे ही कालिया रोटी आगे बढ़ाता है, कट्टू अचानक अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह रोटी नहीं खाता, बल्कि जोर से हिनहिनाता है। विजय, उठो, बाहर देखो गट्टू क्यों चिल्ला रहा है। कौन है वहां? कालिया और छोटू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी एक चप्पल वहीं छूट जाती है। क्या हुआ मेरे दोस्त, कोई आया था क्या? विजय, ये चप्पल देखो, ये तो सेठ के नौकर कालिया की लग रही है। इसका मतलब वो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। सेठ को हमारी तरक्की हजम नहीं हो रही। पायल, अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। कल से मैं गट्टू को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह की रोशनी झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही है। विजय और पायल रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे। विजय, रात जो हुआ उसके बाद मेरी तो रूह कांप रही है। अगर कल आप समय पर ना जागते तो वो नीच लोग हमारे गट्टू को ले जाते, फिर हमारा क्या होता? डरने से काम नहीं चलेगा पायल। धनराज सेठ ने अब सीधी लड़ाई छेड़ दी है। उसे हमारी मेहनत से दिक्कत नहीं है। उसे डर है कि अगर मैंने उसका कर्ज चुका दिया तो गांव में उसकी दहशत कम हो जाएगी। पर हम कब तक ऐसे जागकर पहरा देंगे? आप दिन भर काम करते हैं, रात को नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बीमारी से ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो गट्टू को जहर ना दे दें। आज से मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, चाहे बाजार हो या ईंट भट्टी। देख रही हो पायल, ये जानवर नहीं, हमारा रक्षक है। चल दोस्त, आज शहर की बड़ी मंडी चलना है। आज अनाज का भाव अच्छा है। विजय गट्टू पर अनाज की बोरियां लादकर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में विजय को धनराज सेठ मिलता है। उसके साथ कालिया और छोटू भी थे। अरे रुको रुको, अरे ओ विजय भाई, बड़े जल्दी में लग रहे हो। सुना है आजकल शहर के बड़े सेठों से तुम्हारी जान पहचान हो गई है। राम राम सेठ जी, जान पहचान तो मेहनत से होती है। बस अपना काम कर रहा हूं ताकि आपका कर्ज जल्दी उतार सकूं। अरे भाई, कर्ज की क्या जल्दी है, मैं तो कहता हूं आराम से चुकाना। वैसे ये गधा तो बड़ा ही तंदुरुस्त लग रहा है, कहां से लाए? मुझे भी अपने बगीचे के लिए एक ऐसा ही जानवर चाहिए। माफ करना सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। अबे ओ विजय, सेठ जी प्यार से पूछ रहे हैं तो जुबान संभाल के बोल। एक अदने से गधे के लिए सेठ जी को मना कर रहा है। अदना होगा आपके लिए कालिया भाई, मेरे लिए ये मेरा भाग्य है। चलिए सेठ जी, देरी हो रही है। विजय आगे निकल जाता है। धनराज सेठ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। छोटू, देख रहा है इसकी अकड़? कल तक मेरे पैरों में गिरता था, आज आंखें दिखा रहा है। आज मंडी में इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये अपनी बोरियां भी न बेच पाए। मंडी में बहुत भीड़ थी। विजय अपनी बोरियां उतारकर एक कोने में खड़ा होता है। तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं।
जिन्हें सेठ ने भेजा था। ए भाई, यहाँ अनाज बेचने की अनुमति किसने दी तुझे? ये जगह हमारे मालिक की है। भाई साहब, मैं सालों से यहीं बैठता हूँ। यहाँ तो सरकारी जगह है, किसी की जागीर नहीं। जुबान लड़ाता है। और ये गंदा जानवर यहाँ क्यों खड़ा किया है? चल हटा इसे यहाँ से, वरना अभी इसे लंगड़ा कर देंगे। खबरदार, अगर मेरे जानवर को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ अपना हक मांग रहा हूँ, भीख नहीं। मंडी के दूसरे व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यापारी धनपत राय आगे आता है। क्या बात है भाई, क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो? विजय ईमानदार लड़का है, उसका अनाज सबसे साफ होता है, छोड़ो उसे। गुंडे बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, पर विजय समझ जाता है कि यह सब सेठ का किया धरा है। वह सारा अनाज बेचता है और उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलते हैं। शाम ढल चुकी है। विजय खुशी खुशी घर लौट रहा है। अचानक रास्ते के सुनसान इलाके में गट्टू रुक जाता है। वह आगे बढ़ने से मना कर देता है। क्या हुआ गट्टू? चल दोस्त, घर पहुंचकर तुझे ताजा चारा खिलाऊंगा। पायल इंतजार कर रही होगी। गट्टू जमीन को सूंघने लगता है। वह विजय को इशारा करता है कि मिट्टी खोदे। विजय मिट्टी खोदता है। तभी उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना तांबे का कलश दबा हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? मिट्टी के अंदर ये बर्तन कैसे? विजय कलश निकालता है। वह भारी था। जब वह उसे खोलता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें पुराने जमाने के चांदी के सिक्के भरे हुए थे। हे भगवान, ये तो खजाना है। गट्टू, तूने ये कैसे ढूंढ निकाला? पर मैं इसे नहीं ले सकता, ये मेरा नहीं है। तभी उसे फकीर बाबा की बात याद आती है। वो तेरी दरिद्रता को ढोकर बाहर ले जाएगा। नहीं, ये कोई चोरी नहीं है। शायद ईश्वर ने ही मेरी मेहनत देखकर ये रास्ता दिखाया है। विजय आधी रात को घर पहुंचता है और पायल को कलश दिखाता है। अरे, ये आप कहाँ से लाए? क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया? शांत हो जाओ पायल, गट्टू ने इसे रास्ते में ढूंढा है। ये जमीन में दबा हुआ था, शायद बरसों पुराना है। पर विजय, अगर सेठ को पता चला तो वो पुलिस को बुला लेगा। वो कहेगा कि आपने उसकी जमीन से चोरी की है। यही तो बात है, हम इसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे जमीन में गाड़ देंगे। पहले मैं अपनी मेहनत की कमाई से सेठ का सारा कर्ज चुकाऊंगा। जब हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे तब हम इस पैसे से अपना छोटा सा घर बनाएंगे और नया खेत लेंगे। आप सही कह रहे हैं, ईमानदारी का फल मीठा होता है। पर विजय, सेठ अब शांत नहीं बैठेगा। उसे लग रहा है कि आपकी कमाई बढ़ रही है तो वो ब्याज और बढ़ा देगा। उसे जो करना है करने दो। अब मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद और गट्टू की समझदारी है। अगली सुबह धनराज सेठ के कमरे में कालिया हाँफते हुए घुसता है। सेठ अपने कमरे में आराम से बैठा था। मालिक, गजब हो गया। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, उस भिखारी विजय के हाथ जैकपॉट लग गया है। क्या बक रहा है? क्या उसे कहीं से काम मिल गया? नहीं मालिक, काम नहीं, खजाना। उस कमबख्त गट्टू ने जमीन खोदकर एक तांबे का कलश निकाला है जिसमें चांदी के पुराने सिक्के भरे हैं। विजय और उसकी पत्नी ने उसे अपनी झोपड़ी के कोने में गाड़ दिया है। चांदी के सिक्के मेरे इलाके की जमीन से निकले हैं तो वो मेरे हुए। वो खेत जहां वो गट्टू खुदाई कर रहा था वो भी मेरे पुरखों का था। छोटू, जल्दी पुलिस के दरोगा को खबर कर, कहना कि विजय ने मंदिर की संपत्ति चुराई है। पर मालिक, हमारे पास सबूत क्या है? सबूत मैं बनाऊंगा। कालिया, तू जाकर गांव के प्रधान को बुला ला, हम पंचायत बैठाएंगे। आज विजय का वो गट्टू और वो खजाना दोनों मेरी तिजोरी में होंगे। विजय और पायल सुबह का खाना खा रहे हैं। अचानक बाहर शोर सुनाई देता है। गांव के प्रधान धनराज सेठ और उसके आदमी उनकी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। क्या बात है प्रधान जी, इतने लोग एक साथ मेरे गरीब खाने पर? विजय, शिकायत मिली है कि तुमने गांव की जमीन से कुछ कीमती चीज चुराई है और उसे अपने घर में छिपा रखा है। क्या ये सच है? नहीं प्रधान जी, मैंने कुछ नहीं चुराया।
मैं तो बस मेहनत की कमाई खाता हूँ। झूठ मत बोल विजय, मेरे आदमी ने तुझे रात को कलश छिपाते देखा है। कालिया, छोटू, तलाशी लो। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। वे लोग झोपड़ी के कोने में खोदने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वही तांबे का कलश बाहर निकल आता है। गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं। प्रधान जी, ये चोरी का नहीं है, ये हमें रास्ते में मिला था। हम तो इसे सरकार को सौंपने ही वाले थे। चोर पकड़े जाने पर यही कहते हैं। प्रधान जी, ये जमीन जहां से ये कलश निकला है वो मेरी है, इसलिए ये खजाना और ये गट्टू दोनों मेरे होने चाहिए। गांव के बरगद के नीचे पंचायत बैठती है। धनराज सेठ ने पहले ही प्रधान को रिश्वत दे दी थी। विजय, कानून कहता है कि जमीन की नीचे की चीज मालिक की होती है। तुम साबित नहीं कर पाए कि ये तुम्हारी जगह से मिला है, इसलिए ये कलश सेठ जी का हुआ। और रही बात गट्टू की, चोरी में इस्तेमाल हुआ जानवर भी जब्त किया जाता है। अन्याय मत कीजिए प्रधान जी, खजाना ले लीजिए पर मेरा गट्टू मत छीनिए। उसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वो गट्टू मेरी जान है। अबे चुप कर, अब ये गट्टू मेरी हवेली की चक्की पीसेगा। ले जाओ इसे। सेठ के नौकर गट्टू को ले जाते हैं। विजय जमीन पर पड़ा रो रहा था। पायल एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। रात का समय, विजय बिस्तर पर बेसुध पड़ा है। उसने खाना भी नहीं खाया। पायल उसके पास आती है। उठिए जी, रोने से गट्टू वापस नहीं आएगा। हमें उस लालची सेठ को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हम क्या कर सकते हैं पायल? उसके पास पैसा है, पावर है, पर उसके पास अक्ल नहीं है, सिर्फ लालच है। मैंने सुना है कि सेठ उस खजाने को लेकर कल शहर जाने वाला है ताकि उसे गलाकर गहने बनवा सके। हम उसे वहीं घेरेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसके घमंड पर। पर कैसे? कल सुबह आप शहर के कोतवाल के पास जाइए। उन्हें बताइए कि सेठ ने जाली सिक्के और सरकारी खजाना अपने घर में छिपा रखा है। और मैं आज रात चुपके से सेठ के अस्तबल में जाऊंगी। सेठ की हवेली का पिछवाड़ा। गट्टू एक पेड़ से बंधा है और उदास खड़ा है। पायल दबे पांव अंदर आती है। गट्टू, ओ गट्टू, चुप रहना दोस्त। गट्टू पायल को पहचान लेता है और धीरे से सिर हिलाता है। सुन गट्टू, कल जब वो तुझे शहर ले जाएं, तो तू वही करना जो मैं कहूंगी। तुझे याद है ना वो पुराना गुफा वाला रास्ता? बस वहीं खेल शुरू होगा। अचानक पहरेदार की आहट होती है। पायल अंधेरे में छिप जाती है। अगली सुबह धनराज सेठ गट्टू की पीठ पर बोरियों के साथ खजाना छिपाकर शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में पायल भेष बदलकर एक बूढ़ी औरत बन जाती है। ठहरो सेठ जी, आगे मत जाना। आपके गट्टू पर काल का साया है। ये गट्टू जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। बुढ़िया, रास्ता छोड़, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। यकीन नहीं आता तो देखिए, ये गट्टू अब रुक जाएगा और तब तक नहीं चलेगा जब तक आप खुद इसकी पीठ से बोरियां नहीं उतारते। पायल इशारा करती है और गट्टू अचानक बीच सड़क पर रुक जाता है। सेठ के नौकर उसे मारते हैं पर वह हिलता तक नहीं। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? छोटू, धक्का दे इसे। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है। कोतवाल विक्रम सिंह अपने हवलदारों के साथ उतरते हैं। उनके साथ विजय भी होता है। हुजूर, देखिए, यही है धनराज सेठ, अपनी बोरियों में सरकारी खजाना छिपाकर ले जा रहा है। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे कोतवाल साहब, आप यहाँ? ये विजय झूठ बोल रहा है। मैं तो बस अनाज बेचने जा रहा हूँ। बस हवलदार, बोरियां उतारो। जैसे ही बोरियां गिरती हैं, तांबे का कलश जमीन पर गिरता है और चांदी के सिक्के चमकने लगते हैं। तो ये है तुम्हारा अनाज। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये खजाना मेरी जमीन से निकला था। साहब, ये कलश मुझे मिला था, लेकिन सेठ ने मुझे चोर बनाकर सब छीन लिया। पायल अपना भेष हटाती है। देखा सेठ जी, आपने सोचा था कि एक गरीब औरत क्या कर लेगी। हवलदार, धनराज सेठ, कालिया और छोटू को गिरफ्तार करो। तीनों को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद विजय को इनाम मिलता है। विजय,
ये गट्टू तुम्हारा ही रहेगा और ये इनाम के पैसे तुम्हारे हैं। हुजूर, असली हकदार तो पायल और मेरा गट्टू है। कुछ महीनों बाद विजय का अपना घर होता है। खेत लहलहा रहे होते हैं, पायल स्वस्थ है और गट्टू परिवार का हिस्सा बनकर आराम से जी रहा है। पायल, देखो आज फसल कितनी लहलहा रही है। अगर उस दिन फकीर बाबा और गट्टू ना मिलते तो आज हम कहाँ होते। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी व बुद्धि से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है।